हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस बक्सर पर स्वागत है। और प्रेरक प्रसंग के रूप में एक कहानी आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। आजकल आप एक नाम सुन रहे होंगे जो बहुत ही प्रचलित हो गया है और भारत के लिए गौरव की बात है, और वो नाम है मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा है। इसके दूसरे दिन मीराबाई चानू ने इतिहास रच डाला है। उन्होंने 21 साल बाद भारत को वेट लिफ्टिंग में रजत पदक दिलाया है, जो 49 किलो वर्ग में है। और ये नाम सुन करके आपको लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन इनके साथ क्या कहानी है वो पढ़ करके रोना आ जाता है कि इनके साथ कैसी घटनाएं घटी, कैसे इनको प्रेरणा मिला, कैसे ये इतनी दूर तक पहुंची, और अभी भी इनके अंदर इनके दिल का क्या जज्बा है। ये सुन कर के बहुत अजीब लगेगा कि हम कहाँ हैं, हम क्या सोचते हैं। तो इनके बारे में, इनकी राष्ट्रभक्ति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। गूगल पर भी आप डालेंगे तो कई कहानियाँ मिलेगी, उसी में से हम ये कहानी रखे हैं। इसमें कुछ बात कॉमन है कि ये जो है लकड़ी उठाते उठाते बनी देश की महान वेट लिफ्टर, वेट लिफ्ट करने वाला, वज़न उठाने वाला। भारत का जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है वहाँ पर जो पदक मिला, इनका जन्म इम्फाल के नोंगपोक काकचिंग नाम का गांव है, वहाँ पर हुआ था 8 अगस्त 1994 को। वे एक खास साधारण परिवार से बिलोंग करती थी और घर में खाना बनाने के लिए चूल्हे में जो है ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। और लकड़ी वो कहाँ से लाएंगे, तो बाहर जंगल से। महज 12 साल की उम्र में ही चानू बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठर उठाया करती थी। आप जानते होंगे गांव में जब लड़कियां या लड़के बच्चे जो भी जाते हैं जंगल में लकड़ी उठाने के लिए, काटने के लिए, तोड़ने के लिए, तो लकड़ी का कई गट्ठर लकड़ी का मिला करके उसको बांध दिया जाता है। और जितने लोग गए, मान लीजिए अगर 5 लोग गए हैं, पाँचों लोग गट्ठर बनाए, 5 गट्ठर। तो सोचिए कि 5 आदमी है, 5 गट्ठर है, उठाएगा कौन? अगर कोई किसी को उठा दे तो एक आदमी लास्ट में तो बच जाएगा, जिसको अपना गट्ठर खुद उठाना पड़ेगा। तो वो लोग अभ्यस्त हो जाती है धीरे धीरे, और ये भी उस 12 साल की उम्र में ही उस लकड़ी के गट्ठर को उठाने का प्रैक्टिस कर ली थी। यानी कि वो गांव की लड़कियां मजबूत होती हैं, वो भी उठाती थी, ये उनमें दमखम का जज्बा था। लेकिन वो बनना क्या चाहती थी? क्या उनके जीवन का वही उद्देश्य था? तो नहीं, वो आर्चर बनना चाहती थी, तीरंदाज बनना चाहती थी, तीर चलाना जानती, तीर चलाने के लिए वो आगे अपना इस करियर बनाना चाहती थी। तो इसके लिए कैसे उनका रास्ता बदला, इसको हम लोग समझते हैं। तीरंदाज बनने का सपना देखती थी। पढ़ाई के दौरान वो कुछ भी पढ़े, कई चीज़ तरह की उसमें शिक्षाप्रद कहानियाँ आती है। तो उसमें एक चैप्टर ने चानू के सपने को और मन को दोनों को बदल दिया। कैसे वो हुआ? उसमें उन्होंने किताब में वेट लिफ्टर कुंज रानी देवी की सफलता की कहानी पढ़ी थी। उस कहानी को पढ़ करके उनके अंदर में ये प्रेरणा जगी कि हमको भी यही बनना चाहिए, और यहीं से उनका सपना बदल गया और उन्होंने फिर इस और अपना करियर बनाया। और उनका जो कोच बना वो इंटरनेशनल वेट लिफ्टर कोच थी अनीता चानू। ये कहानी तो लग रहा है कि आसान है, लेकिन इसके पीछे कई और भी कहानियाँ इसमें है। तो उस कहानी को पढ़ने के पहले और जान लेते हैं कि इसके साथ ही उन्होंने कर्णम मल्लेश्वरी के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में भारत को पहली बार वेट लिफ्टिंग में पदक दिलाया था, और वो पदक था कांस्य पदक। स्वर्ण, रजत और कांस्य 3 पदक होते हैं मुख्य रूप से। तो स्वर्ण जो सबसे टॉप में, सेकेंड स्थान जो रहते हैं उनको रजत यानी सिल्वर, और जो थर्ड स्थान रहते हैं उनको कांस्य यानी ब्रॉन्ज मिलता है, पहले को गोल्ड मिलता है। तो यहाँ भारत का स्थान 2000 ईस्वी में
तीसरा स्थान था, इसलिए कांस्य मिला था, ब्रॉन्ज मिला था। मल्लेश्वरी ने ये काम 2000 में किया था। मणिपुर की 26 साल की वेट लिफ्टर मीराबाई ने कुल 202 किलोग्राम यानी 87 किलोग्राम वजन और 115 किलोग्राम वजन दोनों को चैन मिला करके होता है, उतना उठा करके इतिहास रच दिया। 202 किलो का यानी 2 कुंटल से ज़्यादा वजन उठा करके उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। 26 साल की वर्तमान में है ये। मीराबाई चानू ने माँ के इस खास तोहफे से जीता मेडल, ज्वेलरी बेचकर किया था गिफ्ट। मीराबाई हमेशा साथ रखती हैं देश की मिट्टी, अपने गांव की मिट्टी, और चावल भी अपने गांव का घर का लेके जाती है, चाहे वो देश में कहीं भी रहे, विदेश में कहीं भी रहे, खाना वो अपने देश का ही खाती है। इसके साथ जो कहानी है वो भावुक कर देने वाला, जो विस्तृत रूप में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके संघर्ष को भी पहले देखेंगे। ये कहानी बहुत ही भावुक करने वाली है। इसके पहले उनका मीराबाई 2016 में ओलंपिक में हार गई थी, निराशा हुई होगी, वो खेल छोड़ने का फैसला भी कर ली थी, लेकिन फिर उन्होंने संघर्ष किया और 14 में रजत उनको मिला था और 18 में फिर स्वर्ण मिला और 2 पदक मिल करके ये एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीत चुकी थी। फिर ये छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर छोड़ी नहीं, वो लड़ते रही। आज वो इस मौके पर पहुंची है, इस मुकाम पर कि रजत पदक उन्होंने जीता है। आगे भी हमारा शुभकामना हमारे हम लोगों की है कि वो गोल्ड भी जीते। तो इस हेडिंग से कहानी है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने खाया एक गरीब भारतीय लड़की का जूठा चावल। कहानी इस ये है। मीराबाई चानू की जो कहानी है वो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। इस आदमी जिजीविषा वाली महान मीरा चानू को उनकी कथा जब पढ़ते हैं, कहानी जब पढ़ते हैं, तो उम्र थी उस समय की 10 साल। इम्फाल से 200 किलोमीटर दूर नोंगपोक काकचिंग गांव में जब इनका जन्म हुआ था तो 6 भाई बहन थे कुल मिलाकर के। सबसे छोटी थी मीराबाई चानू। अपने से 4 साल बड़े भाई सैखोम सांतोबा मोतेई के साथ में लकड़ी बीनने जाती थी, ये मतलब भाई के साथ जाती थी। एक दिन भाई लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा पाया, लेकिन मीरा ने उसे आसानी से उठा लिया। 4 साल बड़ा था भाई, वो लकड़ी नहीं उठा पाया, लेकिन इन्होंने उठा लिया। तो और उसे उठा करके सिर्फ रखा नहीं, 2 किलोमीटर दूर उसका घर था, घर तक भी लकड़ी लेकर के ला दिया 10 साल की उम्र में। शाम को पड़ोस के घर मीराबाई चानू टीवी देखने गई। उसी दिन की बात है। उस समय टीवी सबके घर में नहीं अवेलेबल होता था, अभी भी गांव में हर घर में टीवी नहीं है। तो वहाँ जंगल से उसके गट्ठर लाने की चर्चा चल पड़ी। गांव में जब एक साथ कई महिलाएं और भी लड़कियां बैठती हैं तो आसपास की चर्चाएं होती हैं, गप होती हैं। उसकी माँ बोली, बेटी आज यदि हमारे पास बैलगाड़ी होती तो तुझे गट्ठर उठाकर न लाना पड़ता। अफसोस जाहिर कर रहे थे कि तुमने लाया तो अच्छा नहीं लगा हमको, लेकिन अगर हमारे पास व्यवस्था रहता, बैलगाड़ी रहता तो बैलगाड़ी पर लोड कर देते, फिर आता, तुमको सर पर लेकर के आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मीराबाई बचपना था उस समय, वो पूछ दी मम्मी से कि बैलगाड़ी कितने रुपए की आती है माँ? तो माँ कहती है कि इतने पैसों की आती है जितने हम कभी ज़िंदगी भर में ही नहीं देख पाएंगे। यानी हम उतना पैसा नहीं कमा सकेंगे कि हम एक बैलगाड़ी ले सकें। हमारी इनकम जो है उस तरह की नहीं है। यानी उस गांव में उनका जो इनकम है वो खाने भर था कि खाना खर्ची दिन भर चल जाए, यही बहुत है। तो कोई सामान लेने की बात सोच नहीं सकते थे वो। तो ये बोलती है कि मगर क्यों नहीं खरीद सकते? क्या पैसा कमाया नहीं जा सकता है? कोई तो तरीका होगा बैलगाड़ी खरीदने के लिए।
पैसा कमाने का, कि पैसा जिससे हम कमा सकें, कोई तो काम होगा और पैसा कमा करके हम बैलगाड़ी खरीद सकें। तुम माँ ऐसे क्यों बोल रही हो कि हम कभी नहीं खरीद सकते? चानू ने पूछा जब ये क्वेश्चन, तो गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि तू तो लड़कों से भी ज़्यादा यानी अधिक वजन उठा लेती है, यानी तुम मजबूत हो। यदि वजन उठाने वाली खिलाड़ी बन जाए तो एक दिन जरूर भारी भारी वजन उठाकर खेल में सोना जीत करके उस मेडल को बेचकर बैलगाड़ी खरीद सकोगी। यानी कि उसके मन में ये बात जगाया कि तुम अगर चाहो तो खेल करके जीतोगी और जीते हुए मेडल से तुम बैलगाड़ी भी खरीद सकोगी। अब उनके मन में तो था कि माँ कह रही है नहीं खरीद पाएंगे और हमारे सामने एक रास्ता दिख रहा है, तो अब इसी रास्ते पर चलना चाहिए। तो वो बोलती है आत्मविश्वास से भर करके, अपने में कॉन्फिडेंस उनको बढ़ गया कि अच्छी बात है, मैं सोना जीत कर उसे बेचकर बैलगाड़ी ज़रूर खरीदूँगी। उसने वज़न उठाने वाले खेल के बारे में जानकारी हासिल की कि अब ये कौन सा खेल है वज़न उठाने वाली, भाई इसको तो जाने। अगर हम वज़न उठाने में सक्षम हैं, हम मजबूत हैं, तो यही काम क्यों न करें। तो इसके बारे में जानकारी उन्होंने अन्य लोगों से पूछ करके लिया, लेकिन उसके गांव में कहीं भी वेट लिफ्टिंग सेंटर नहीं था जहां पर उसका प्रैक्टिस किया जा सके। इसलिए उसने रोज़ ट्रेन से 60 किलोमीटर दूर तय सफ़र किया जहां पर वो सेंटर था। जो नज़दीकी शहर था वो भी 60 किलोमीटर दूर था और ट्रेन ही एक रास्ता था। तो ट्रेन से ये रोज़ जाती थी सुबह में और वहाँ पर प्रैक्टिस करती थी और शाम को घर आती थी। इन्होंने ये काम शुरू किया। शुरुआत इन्होंने इम्फाल के खुमन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से की। ये जगह का नाम है जहाँ से इन्होंने प्रैक्टिस की शुरुआत की। एक दिन क्या हुआ, उसकी रेल यानी ट्रेन जो थी वो लेट हो गई। जिस टाइम पर आना था फिर जा कर के फिर लौटना था, तो ये वहाँ चली तो गई थी लेकिन लौट नहीं पाई क्योंकि ट्रेन लेट हो गया। और लेट होने का मतलब अब रात हुआ, तो रात को गांव कैसे जाएगी। यही कहा जा रहा है कि एक दिन उसकी ट्रेन लेट हो गई, रात का समय हो गया, शहर में तो उसका कोई ठिकाना नहीं था। अब शहर में कहाँ रहेगा, कोई उसे जानता भी न था। उसने सोचा कि अब क्या करें, किसी मंदिर में शरण ले लेना चाहिए। कोई मंदिर हो, धर्मशाला हो आसपास में, तो वहाँ पर हम जा कर के रह के हम कुछ काम कर लेंगे और फिर कल यहाँ दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे और कल शाम का ट्रेन पकड़ेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने सोच करके आसपास ढूंढने लगा। उसने सोचा कि इस तरह से हम सुरक्षित भी रहेंगे। एक अधूरा ढूंढते ढूंढते उनको निर्माण किया हुआ आधा अधूरा भवन दिखा, घर दिखा, जिस पर लिखा था आर्य समाज मंदिर। यानी मंदिर वो ढूंढ रही थी और सामने मंदिर उनको मिला। वह उसमें चली गई। वहाँ से जब वहाँ गई अंदर तो उसे एक पुरोहित यानी पंडित जी मिले, जिसे उसने कहा बाबा रात को शरण मिलेगा यहाँ पे। तो बाबा बोलते हैं कि बेटी मैं आपको शरण नहीं दे सकता, यह मंदिर है और यहाँ एक ही कमरे पर छत है, यानी एक ही रूम है, हम यहाँ रहते हैं, तुम कैसे रहोगे, तुम लड़की हो, इसलिए नहीं रख सकते। यहाँ एक ही कमरे में छत है जिसमें मैं सोता हूँ। दूसरे कमरे जो नए नए बन रहे हैं उस पर अभी छत नहीं डाली गई है, उसका ढलाई नहीं हुआ है, उस पर पटिया भी नहीं रखा गया है, एंगल पड़ गई है, काम अधूरा था। तो आप देखे होंगे पार्ट जो रखता है, तो ये दो पार्ट है, इसके बीच में ऐसे रख करके दो एंगल पर रख करके छत को पूरा ढक दिया जाता है। तो एंगल रखा गया था, अब उस पर सिर्फ सिला रखना था, पार्ट रखना था। तो यही काम बाकी था। यही वो बाबा जी बता रहे हैं कि एंगल पड़ गई है, पत्थर की सिल्लियाँ भी आ गई है, लेकिन पैसा ही ख़त्म हो गया है। अब बिना पैसे के मजदूर और मिस्त्री कैसे हम रखें और कैसे इसको छत डलवाएं। इसलिए ये काम आधा अधूरा है, बचा हुआ है, छत ढला हुआ है नहीं, तो तुमको हम कहाँ रखेंगे। यानी अपनी असमर्थता के साथ साथ
परेशानी भी बाबा ने इसको बता दिया। तुम कहीं और शरण ले लो। तो वो बोलती है कि मैं रात में कहाँ जाऊंगी बाबा। मीरा आगे बोली कि मुझे बिन छत के कमरे में ही रहने की इजाज़त दे दो। अगर आप अपने रूम में नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, जो बिना छत वाला ही नया कमरा बना है हमको आप आदेश दे दीजिए कि ठीक है वहीं सो जाओ, हम उसी में सो जाएंगे। अच्छी बात है, जैसी तेरी मर्जी, बाबा ने ये कह करके परमिशन दे दी। वह उस कमरे में माटी एकसार करके उसके ऊपर ही सो गई। चूँकि छत बना नहीं था तो नीचे फर्श भी नहीं बना था, मिट्टी वाला था, अभी ऊंचा नीचा था, तो उसको वो घिस करके प्लान करके उसी पर अपना चादर वगैरह जो भी उसके पास था बिछाकर वो लेट गई। अभी कमरे में फर्श तो डाला नहीं था, जब छत नहीं था तो फर्श कहाँ से होता भला। लेकिन रात के समय क्या हुआ, जब सो गई थी तो बूंदाबूंदी शुरू हो गई। बारिश का आसार दिखने लगा, थोड़ा थोड़ा बूंद भी आने लगा। तो उसकी आंखें खुली क्योंकि उसका सिर्फ शरीर पर बूंद आने लगा था। मीराबाई ने छत की ओर देखा। दीवारों पर ऊपर लोहे की एंगल तो लगी हुई थी, वो दिख गया, लेकिन सिल्लियाँ तो नीचे रखी थी बरामदे में, वो उस पर अभी चढ़ा नहीं था। आधा अधूरा जीना भी बना था, सीढ़ी बना हुआ था आधा अधूरा। उसने नीचे से पत्थर की सिल्लियाँ उठाई, क्योंकि वो तो यही प्रैक्टिस कर रही थी ना, भारी उठाने का, वजन उठाने का। तो उसने उसी समय रात में अंधेरे में ही उस सिल्लियाँ को उठाई और ऊपर एंगल पर जाकर रखना शुरू कर दिया। उसने छत ढालना शुरू कर दिया। उस सिल्ली को, पड़े पड़े सिल्ली को अकेले उठाई, सीढ़ी पर, टूटे फूटे सीढ़ी पर चढ़ी, आधे अधूरे जो बने थे ऊंचा नीचा, और उस एंगल पर जाकर के उस पत्थर के सिल्ली को रख दिया। और फिर थोड़ी ही देर में दर्जनों सिल्लियाँ कक्ष की दीवारों के ऊपर लगी एंगल पर रखते हुए कमरे को छाप दिया। पूरा कमरा अब पत्थर के सिल्ली से ढक गया था। उसके बाद उसके बीच में जो गैप था, तो उसके लिए क्या किया उसने, उसके बाद वहाँ एक बरसाती पन्नी पड़ी हुई थी, पॉलीथीन, प्लास्टिक जो होता है लंबा लंबा, जो लोग गांव में छप्पर के ऊपर पानी से बचाव के लिए डाला जाता है। तो बरसाती पन्नी वहाँ पर पड़ी थी, वह सिल्लियों पर डालकर नीचे से फावड़ा और तसला उठाकर मिट्टी उसमें लिया और भर भर कर छत पर डाल दिया। इस प्रकार मीराबाई ने छत तैयार कर दी। अब बारिश तेज हो गई थी। इतना काम करते करते बारिश तेज होने लगी और वह नीचे आ गई अपने कमरे में, जो नया कमरा बना। अब उसे भीगने का डर नहीं था क्योंकि उसने उस कमरे की छत खुद ही बना डाली थी। अगले दिन सुबह हुआ, जब बाबा को पता चला कि मीराबाई ने कमरे की छत अकेले ही डाल दी है, तो उसे आश्चर्य हुआ और उसने उसे मंदिर में हमेशा के लिए शरण दे दी कि बेटी अब तुम यहीं रहो, क्योंकि वहाँ से जो खेल की तैयारी करने के लिए वो कॉम्प्लेक्स था वो नज़दीक था, तुम यहीं पर रहकर अब तैयारी करो। बाबा उसके लिए खुद चावल तैयार करने लगे, चावल तैयार करके खाना उसको बना के खिलाने लगे। मीराबाई ने भी कुछ काम करना शुरू कर दिया। कक्षों को गाय के गोबर और पीली मिट्टी से सुंदर बना दिया था। आश्रम का, मंदिर का सेवा भी वो भी करने लगी। समय जब मिलता था थोड़ा सा, तो बाबा उसे एक किताब थमा देते थे कि लो बेटी ये किताब पढ़ो, जिसे वह पढ़कर सुनाया करती थी। इसी से पढ़वाते थे बाबा, बाबा सुनते थे और लोग भी सुनते थे, ये पढ़ते थे। उस किताब से उसके अंदर धर्म के प्रति आस्था तो जगी ही, साथ ही देशभक्ति भी जाग उठी। उस किताब को पढ़ते पढ़ते, सुनाते सुनाते इसके मन में भी धर्म और राष्ट्रता की भावना जग गई। इसके बाद मीराबाई चानू 11 साल की उम्र में अंडर 15 चैंपियन बन गई। 15 साल से नीचे वाले का वो चैंपियन बन गई और 17 साल की उम्र में जूनियर चैंपियन का खिताब भी अपने नाम कर लिया। लोहे की बार खरीदना परिवार के लिए भारी था। अब प्रैक्टिस की बात करते हैं। वो अभ्यास जो कर रहे थे, तो वज़न उठाना है
तो एक एंगल चाहिए ना जिसमें से लटका हुआ बांध करके उसको उठा सके, तो वो लोहे का आता है। वो खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए, पैसे बेचारे के पास नहीं थे। मानसिक रूप से वो परेशान हो उठे कि अब ये कहाँ से लाएं। मीराबाई ने यह समस्या बाबा से बताई तो बाबा बोले, बेटी चिंता मत करो, शाम तक आ जाएगी। यानी शाम तक जब तुम आओगे तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए वो लोहे का बार जैसा कुछ तैयार रहेगा। वह शाम तक आई जब प्रैक्टिस करके, तो बाबा ने बांस की बार बना करके तैयार कर दी थी ताकि वह अभ्यास कर सके। लोहे का बार हो या बांस का, वो रड तो कहीं भी काम कर सकता है वजन उठाने के लिए, बांस की बंघी जिसको बोलते हैं। बाबा ने उनकी भेंट, इनके लगन को देख करके उनकी भेंट कराई कुंजरानी देवी से। उन दिनों मणिपुर की महिला वेट लिफ्टर कुंजरानी देवी स्टार थी और एथेंस ओलंपिक में खेलने भी गई थी। भले मेडल नहीं मिला था लेकिन वो स्टार थी। इसके बाद तो मीराबाई ने कुंजरानी को अपना आदर्श मान लिया और कुंजरानी ने बाबा के आग्रह पर इसकी हर संभव सहायता करने का बीड़ा उठा लिया। यानी अब वो इसको अपने शिष्या बनाकर इसको पूरी तरह से ट्रेंड करने लगी। जिस कुंजरानी को देखकर मीरा के मन में विश्व चैंपियन बनने का सपना जगा था, अपनी उसी आइडियल के 12 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मीरा ने 2016 में तोड़ा, वह भी 192 किलोग्राम वज़न उठा करके। 192 किलो वज़न उठा करके अपने ही इस जो गुरु थी उसके रिकॉर्ड को तोड़ा। 2017 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप अनाहम कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, उसमें उसे भाग लेने का अवसर मिला। मुकाबले से पहले वहीं अमेरिका में मुकाबले से एक दिन पहले शाम को एक सहभोज में उसे भाग लेना पड़ा। सहभोज मतलब होता है साथ साथ बैठ कर के खाना, साथ मिल कर के खाना। सहभोज में अमेरिकी राष्ट्रपति भी मुख्य अतिथि के रूप में थे, वो आए हुए थे वहाँ पे। तो राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को देखा, मनोबल सबका ऊंचा किया, सबको शुभकामना दी। लेकिन उन्होंने देखा कि मीराबाई को जब देखा वो तो देख रहे हैं कि वो अब उनके सामने ही पुराने बर्तनों में वो चावल लेकर खा रही है। यानी सबके लिए नई प्लेट, नए नए खाने उनके सामने थे, नए व्यंजन, लेकिन इस मीराबाई के सामने में जो था थाली वो पुराना थाली था, उसमें चावल परोसा हुआ था। जबकि सब होटल के शानदार बर्तनों में शाही भोजन का लुत्फ ले रहे थे। राष्ट्रपति जी ने तब देख करके, चूँकि ये यूनिक था, सबसे अलग था, इसलिए इनको प्रश्न करना पड़ गया। इनके मन में ये बात हो गई कि क्या बात है ऐसी। उन्होंने प्रश्न किया कि इस खिलाड़ी को पुराने बर्तनों में चावल क्यों परोसा गया? क्या हमारा देश इतना गरीब है कि एक लड़की के लिए बर्तन कम पड़ गए, सबके लिए बर्तन हुआ, इसके लिए बर्तन नहीं है? क्या ऐसा है? या फिर इससे किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है? अमेरिका में भेदभाव नहीं होता इस तरह से। क्या या फिर अछूत है जिसको छूने से लोग डर रहे हैं? तो वहाँ पर जो स्टाफ थे कहते हैं, नहीं महामहिम, ऐसी बात नहीं है, ना ही यहाँ पर प्लेट की कमी हुई है, ना खाना घटा है, लेकिन और ना छुआछूत की भावना है। तो क्या है? तो बोलते हैं उसे खाना परोस रहे लोगों से जवाब मिला कि इसका नाम मीराबाई है महामहिम। यह जिस भी देश में जाती है वहाँ अपने देश भारत के चावल लेकर जाती है, और यह विदेश में जहाँ भी होती है भारत का जो ये चावल लेके आती है उसे ही उबाल करके खाती है। यहाँ भी ये चावल खुद ही अपने कमरे से उबाल करके लाई है, यानी ये हम लोगों का खाना नहीं खा रही है, ये खुद जो चावल लेकर आई है वही खा रही है। तो राष्ट्रपति बोलते हैं कि ऐसा क्यों? मीराबाई की ओर देखते हुए पूछे तो मीराबाई तब समझ गए कि हमसे जवाब चाह रहे हैं। तो वो बोलते हैं, महामहिम, मेरे देश का अन्न खाने के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए मैं अपने ही देश का अन्न खाती हूँ। चूँकि वो यहाँ पर धार्मिक इतिहास पढ़ रहे थे, हमारे भागवत पुराण में, कथाओं में कहा जाता है कि भारत एक दिव्य देश है, यहाँ पर जन्म लेने के लिए, यहाँ पर आने के लिए देवता भी तरसते हैं। इसलिए वो कहे कि जिस देश के अन्न को खाने के लिए देवता तरसते हैं, मैं उसी अन्न को हर जगह खाता हूँ, जहाँ भी जाती हूँ इसी को खाती हूँ।
तो ओह, तुम तो बहुत ही देशभक्त हो। जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, भारत में जाकर उस गांव का अवश्य ही एक बार दर्शन करना चाहूँगा। राष्ट्रपति ये बात कहते हैं। तो वो बोलते हैं, लड़की बोली, महामहिम, इसके लिए मेरे गांव का जो दर्शन करना चाहते हैं, इसके लिए मेरे गांव जाने की भी आवश्यकता नहीं है आपको। तो क्यों? तो बोलते हैं, मेरा गांव मेरे साथ में है, मैं उसका दर्शन यहीं पर करवा देती हूँ। तो राष्ट्रपति जी बोले, अच्छा कराइए, दर्शन कराइए। आप कैसे कराती हैं यहाँ से, क्या वीडियो कॉल करेंगी? तो उनको हंसी आ गया कि कैसे दर्शन कराएगी। यहाँ पर मीराबाई अपने साथ एक हैंड बैग लाई हुई थी, थैला था उसके पास में। उसने उसमें से एक पोटली निकाली और उसे खोल करके उसमें जो था उसको खुद माथे से लगाया, अपने सर पर लगा लिया, ललाट पर। फिर राष्ट्रपति की ओर देखते हुए बोलती है, यह रहा मेरा पावन गांव और महान देश, ये सामने है, हमारे सर पर है। तो राष्ट्रपति जी बोलते हैं, यह क्या है? इसमें तो मिट्टी है। तो ये कहती है, हाँ, यह मेरे गांव की पावन मिट्टी है, इसमें मेरे देश के देशभक्तों का लहू मिला हुआ है, खून मिला हुआ है, इसलिए यह मिट्टी नहीं, मेरा संपूर्ण भारत है, यही मेरा भारत है, दर्शन कर लीजिए। तो कहते हैं वो कि ऐसी शिक्षा तुमने किस विश्वविद्यालय से पाई है, किस यूनिवर्सिटी से पाई, कहाँ तुमने पढ़ा, इस तरह की बात तुम करना सीखी? तो वो बोलते हैं कि महामहिम, ऐसी शिक्षा विश्वविद्यालय में नहीं दी जाती, ऐसी शिक्षा तो गुरु के चरणों में ही मिलती है। मुझे आर्य समाज में हवन करने वाले बाबा से यह शिक्षा मिली है। मैं उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर सुनाती थी और उसी से मुझे देशभक्ति की प्रेरणा मिली है। ये उस पुस्तक का कमाल है। तो राष्ट्रपति बोलते, सत्यार्थ प्रकाश? तो बोलती, हाँ, सत्यार्थ प्रकाश। चानू ने इसके साथ ही अपने हैंडबैग से सत्यार्थ प्रकाश की जो पुस्तक थी उसकी वो प्रति निकाल ली और राष्ट्रपति जी को थमा दी, आप रख लीजिए, मैं हवन करने वाले बाबा से दूसरा ले लूँगी। तो राष्ट्रपति तब बोलते हैं प्रभावित होकर के कि कल गोल्ड मेडल तुम्ही को मिलेगी, तुम ही जीतोगी गोल्ड मेडल। राष्ट्रपति आगे बोले, मैंने पढ़ा है कि तुम्हारे भगवान हनुमान जी ने पहाड़ हाथों पर उठा लिया था, लेकिन कल यदि तुम्हारा मुकाबला हनुमान जी से भी हो, यानी हनुमान जी भी तुम्हारे मुकाबले करने के लिए आ जाए, तो भी तुम ही जीतोगी, तुम्हारा भगवान भी हार जाएगा तुम्हारे सामने कल। राष्ट्रपति ने वह किताब एक अधिकारी को देते हुए आदेश दिया कि इस किताब को अनुसंधान के लिए भेज दो, रिसर्च करो इस पर कि इसमें ऐसा क्या है जिसे पढ़ने के बाद इस लड़की में इतनी देशभक्ति उबाल मारने लगी कि यह अपनी ही धरती के चावल लाकर हमारे सबसे बड़े होटल में उबाल कर खा रही है। इतना हिम्मत, इतनी आत्मविश्वास कहाँ से आई, इतनी भक्ति कैसे हुई? इस किताब में ऐसा क्या लिखा है, रिसर्च करो। चानू चावल खा चुकी थी, उसमें एक चावल कहीं लगा रह गया था। तो राष्ट्रपति ने उसकी प्लेट से वह चावल का जो दाना बचा हुआ रह गया था उसे उठाया और मुंह में डालकर चलते बने, चुपके से खाए और निकल गए। उनके मुख से बस यही निकला, यकीनन कल का गोल्ड मेडल यही लड़की जीतेगी, देवभूमि का अन्न खाती जो है ये, इसलिए। और अगले दिन मीराबाई ने स्वर्ण पदक जीत ही लिया था, लेकिन किसी को इस पर आश्चर्य नहीं था सिवाय भारत की जनता के। अमेरिका तो पहले ही जान चुका था कि वह जीतेगी ही। बीबीसी भी जीतने से पहले ही लीड खबर बना चुका था उसका, जीतते ही बीबीसी पाठकों के सामने था। वो सामने फिर बोलने लगा, जबकि भारतीय मीडिया अभी तक लीड खबर आने का इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद चानू ने 196 किलोग्राम, जिसमें से 86 किलोग्राम स्नैच में था और 110 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में था, का वजन उठा करके भारत को 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने 48 किलोग्राम श्रेणी का राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में विश्व
कीर्तिमान स्थापित करने के साथ स्वर्ण जीतने पर मणिपुर के मुख्यमंत्री उस समय जो थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने 15 लाख की नगद धनराशि देने की घोषणा की, उसको मदद देने का घोषणा किया था। 2018 में उन्हें जो है भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार मिलने पर मीराबाई ने सबसे पहले अपने घर के लिए एक बैलगाड़ी खरीदा और बाबा के मंदिर को पक्का करने के लिए 1 लाख रुपया उन्हें गुरु दक्षिणा में दिए और फिर वो आगे की ओर संघर्ष करते रहे। उनका जो सपना था उन्होंने उसे पूरा किया, उनको जो प्रेरणा दिया उनका उन्होंने एहसान भी चुकाया और आगे अभी जो है वो अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम पर खड़ी है जहाँ जाने के लिए सभी लोग तरसते हैं। तो ये कहानी इनकी है और बहुत ही प्रेरणादायक, चाहे वो खिलाड़ियों के लिए हो, गुरु भक्ति के लिए हो, राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए हो, गरीबों के लिए हो, जिस भी प्रकार के लोग इस कहानी को सुनेंगे इनसे कुछ न कुछ ज़रूर प्रेरणा लेंगे। तो इस कहानी के अंत में यही कहना चाहेंगे कि हार नहीं माननी चाहिए। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कहानी जो भी सुने, हमारे चैनल पर जो भी पहली बार आए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।